आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। नए साल के साथ ही भारतीय सेना एक नए रंग में, एक नए रूप में नजर आने वाली है। 15 जनवरी को सेना दिवस के मौके पर सेना का अंदाज ही आपको बिल्कुल बदला बदला सा नजर आएगा। सेना अब क्लाइमेट फ्रेंडली वर्दी में आपको नजर आने वाली है, जिसे मौसम के हिसाब से एकदम सही तरीके से बनाया गया है। यानी इस खास किस्म के वर्दी पर न सिर्फ सर्दी का असर कम होगा, बल्कि गर्मी के समय में ये ठंडक भी पहुंचाएगी। माइनस तापमान वाले बर्फ के थपेड़े भी सेना को परेशान अब नहीं कर सकेंगे। तो कैसी है ये वर्दी, चलिए दिखाते हैं आपको। अठारह 18,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख की बर्फीली चोटियां हो या सियाचिन के दुर्गम इलाके, 0 से कई डिग्री नीचे तापमान का अब सेना पर नहीं होगा असर। तेज झुलसाती गर्मी के थपेड़े भी रणबांकुरों के कदम पीछे नहीं खींच सकेंगे। मौसम कुल्फी जमाने वाली सर्दी का हो या फिर पसीने छुड़ाने वाली गर्मी का, वतन की हिफाजत में मुस्तैदी से जुटे सेना के जवानों के हौसलों पर अब विपरीत मौसम का नहीं होगा असर, क्योंकि क्लाइमेट फ्रेंडली वर्दी से अब लैस होगी सेना। भारतीय सेना का अदम्य साहस किसी मौसम का मोहताज नहीं। दुश्मन के साथ ही प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी भारतीय सेना हरदम हर पल तैयार रहती है। लद्दाख के -50 डिग्री तापमान में भी इनका हौसला देखते ही बनता है। जिन बर्फीले इलाकों में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी त्राहिमाम कर उठती है, बर्फीले थपेड़े PLK के कदमों को उखाड़ फेंकते हैं। उन मुश्किल परिस्थितियों में भारतीय सेना अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए मजबूती के साथ डटी रहती है। लेकिन अब हिंद के जांबाजों की मुश्किलें आसान होने वाली हैं। अब प्राकृतिक चुनौतियां उनके बढ़ते कदमों के आगे बाधा नहीं बन सकेंगे। 15 जनवरी 2022 जब भारतीय सेना अपना 14वां स्थापना दिवस मना रही होगी, देश भर में सेना की अलग अलग रेजिमेंट में परेड के साथ झांकियां निकाली जा रही होंगी। सेना एक अलग रंग रूप में नजर आएगी। पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह, टिकाऊ और हर मौसम के मुफीद भारतीय सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म तैयार हो चुकी है, जिसकी झलक सेना दिवस के दिन दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना की कॉम्बैट वर्दी में ये चौथा बड़ा बदलाव होगा। पहली बार आजादी के बाद पाकिस्तान की सेना की वर्दी से अलग रखने के लिए इस वर्दी को खाकी से जैतूनी हरी किया गया था, ये रंग रूप दिया गया था। और अब एक बार फिर से कॉम्बैट वर्दी में बड़ा बदलाव किया जा रहा है, और ये बदलाव आपको 15 जनवरी से देखने को भी मिलेगा। अब 15 जनवरी को सेना दिवस पर इसे पहली बार आप सबके सामने लाया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। हालांकि सेना ने अपनी वर्किंग यानी कि ऑफिस या फिर पीस एरिया के वर्दी में कोई बदलाव नहीं किया है। अब इस कॉम्बैट वर्दी की क्या है खासियत, इसे क्यों इतनी तवज्जो दी जा रही है, दिखाएंगे आपको अपनी इस एक्सक्लूसिव स्टोरी में। सेना दिवस के मौके पर जब पूरा देश भारतीय सेना की वीरता, उसके अदम्य साहस और शौर्य को सलाम कर रहा होगा, नई लड़ाकू वर्दी में लैस सेना नए अंदाज और भरपूर आत्मविश्वास में दिखाई देगी। छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस पर सेना के जवान नई वर्दी के साथ मार्च भी करेंगे।
भारतीय सेना तेजी से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है। मेक इन इंडिया के तहत हथियारों के आयात से निर्यात तक की बड़ी भूमिका में आ गया है भारत। अगले कुछ वर्षों में भारतीय सैनिकों की युद्ध पोशाक और पहने जाने वाले उपकरणों को कहीं ज्यादा आधुनिक करने की रणनीति है। भारतीय सेना की नई वर्दी इसी मिशन की एक अहम कड़ी है। जानकारी के मुताबिक कई देशों की सैन्य वर्दी पर व्यापक विचार विमर्श और विश्लेषण के बाद इस नई वर्दी को अंतिम रूप दिया गया है। नई वर्दी ज्यादा टिकाऊ होने के साथ साथ गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आरामदायक होगी। इसे सैनिकों की तैनाती के क्षेत्रों और जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। भारतीय फौज के सैनिक रेगिस्तान की भीषण गर्मी वाले इलाके में भी तैनात होते हैं और पहाड़ों में हिम से लिपटे हुए बर्फीले लोकेशंस में भी इनकी तैनाती होती है। बहुत जरूरी है कि सैनिकों के पास एक कंफर्टेबल और ड्यूरेबल यूनिफॉर्म रहे। ये जो नया यूनिफॉर्म अभी जो डिजिटल पैटर्न का जो बन रहा है, ये दोनों कंफर्टेबल भी है और ड्यूरेबल भी है। सेना मुख्यालय से लेकर सुदूर इलाकों में तैनात फॉर्मेशन से वर्दी को ज्यादा आरामदेह और स्मार्ट बनाने के लिए सुझाव मांगे गए थे। इसके बाद दुनिया की अलग अलग सेनाओं की वर्दियों को परखा गया। नए दौर के बदलावों पर विचार करते हुए बदलते हुए वॉरफेयर की जरूरतों को शामिल किया गया और इसके बाद अलग अलग इलाकों में मौसम के हिसाब से हर विकल्प पर विचार किया गया और तब तैयार हुई सेना की नई कॉम्बैट वर्दी। खास बात ये भी है कि नई वर्दी अमेरिकी सेना के जवानों की तरह डिजिटल पैटर्न की होगी। डिजिटल पैटर्न का मतलब ये हुआ है कि जो हम लोग का जो कॉम्बैट डिसरप्टिव जो पैटर्न रहता है, वो पहले जो परसेंटेज में जो कलर डिस्ट्रीब्यूशन रहता था, या तो वो ऑलिव ग्रीन वाले कलर्स हो या सैंड वाले कलर्स हो या डिफरेंट अदर जो इसके अर्दी कलर्स होते हैं, उन सबका कॉम्पोजिशन परसेंटेज सिमिलर रहेगा। लेकिन अब इसका पिक्सेलेटेड फॉर्मेट में कलरिंग होगी यूनिफॉर्म के ऊपर। इससे एक बहुत अहम चीज हो जाएगी कि इसको अभी कॉपी नहीं किया जा पाएगा। भारतीय फोर्सेस के जो यूनिफॉर्म है, अन्य कोई इसको इस्तेमाल ना करे, इसके मद्देनजर हुए ये एक अलग तरीके का डिजिटल फॉर्मेट ऑफ यूनिफॉर्म बनाया जा रहा है। नई वर्दी में रंगों का प्रतिशत वही बना रहेगा जैसा कि मौजूदा वर्दी में है, जो ऑलिव ग्रीन और मिट्टी जैसे रंगों और शेड्स का मिश्रण होती है। एक बड़ा परिवर्तन यह है कि मौजूदा स्टाइल के विपरीत कमीजों को पतलून के अंदर नहीं किया जाएगा। नई वर्दी को कंफर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। सैनिकों को ड्रेस पे टक इन नहीं करना पड़ेगा। नई यूनिफॉर्म में बेल्ट ड्रेस के नीचे होगी। सैनिकों की सुविधा के लिए पतलूनों में अतिरिक्त जेब भी दी जाएंगी। कपड़े के लिए चुना गया मटेरियल हल्का लेकिन ज्यादा मजबूत होगा। गर्मी सर्दी दोनों मौसम के लिहाज से उपयुक्त होगा। कंधे की पट्टियों को सामने के बटन्स पर लाया जा सकता है। इन पट्टियों से रैंक का पता चलता है। नई वर्दी में कंधे और कॉलर के टैग्स में भी कुछ बदलाव किए गए हो सकते हैं। ऑफिसर्स, जेसीओस, जवान अपने जो रैंक पहनेंगे, अपने जो नेम टैग पहनेंगे, और ये बहुत एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर रहेगा जो सब लोग इसको एक तरह का यूनिफॉर्म, तीनों ऑल रैंक्स इसको पहना जाएगा। बहुत कंफर्टेबल यूनिफॉर्म रहेगा और इसको टक इन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जानकारी के मुताबिक ये वर्दी खुले बाजार में उपलब्ध ना हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए एक टेंडर प्रक्रिया होगी और वर्दियां अलग अलग साइज में सिली जाएंगी, ठीक वैसे ही जैसे रेडीमेड गारमेंट्स में होता है। और फिर वर्दियों को अलग अलग यूनिट्स और फॉर्मेशंस को सप्लाई कर दिया जाएगा। इस साल आर्मी डे के मौके पर भारतीय सैनिकों को एक नई डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट यूनिफॉर्म मिलने जा रही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पहल पर भारतीय सैनिकों को ये नई ड्रेस मिल रही है। पिछले कई सालों से अलग अलग मौकों पर अलग अलग इलाकों में भारतीय सैनिक अलग अलग तरह की ड्रेस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब सर्दी, गर्मी, ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान, हर तरह के इलाकों के लिए एक नई डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट यूनिफॉर्म होगी। इसके साथ ही भारतीय सेना का जो
नई वर्दी का जो रंग है वो भी बदल जाएगा और भारतीय सैनिक अब इस नई डिजिटल कॉम्बैट यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। कैमरामैन संजीव के साथ मंजीत नेगी, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, यहाँ एक बात जो बिल्कुल समझ लेने वाली है वो ये है कि भारतीय सेना का मुकाबला चीन की पीएलए आर्मी ना तो सिक्किम के डोकलाम में कर पाई और ना ही लद्दाख की गलवान में, लेकिन भारत के साथ चीन की कंपटीशन लगातार जारी रहती है। भारतीय सेना के कॉम्बैट वर्दी लॉन्च करने से ठीक पहले ही चीन ने पीएलए सेना ने अपने ही सैनिकों के लिए नई कॉम्बैट और ऑपरेशनल यूनिफॉर्म जारी कर दी है, यानी कि वहां भी भारत जब तक करता उससे पहले ही उसने कॉपी कर ली, जो कि उसकी आदत है। कैसे, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। भारतीय सेना की नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म से पहले ही चीन की पीएलए सेना ने अपने सैनिकों के लिए नई कॉम्बैट और ऑपरेशन यूनिफॉर्म जारी कर दी। भारतीय सेना 15 जनवरी को सेना दिवस परेड में अपनी नई यूनिफॉर्म दुनिया को दिखाने वाली है, लेकिन उससे पहले ही चीन ने पिछले साल के आखिर में अपनी नई वर्दी की तस्वीरें जारी कर दी। चीन की सेना ने टाइप 21 कॉम्बैट यूनिफॉर्म और वर्क यूनिफॉर्म अपने सैनिकों को दी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने सैनिकों के लिए 2 तरह की वर्दी जारी की है, एक सर्दी के लिए और एक गर्मी के लिए। इसके अलावा कॉम्बैट और ऑपरेशन यूनिफॉर्म अलग है, जबकि ऑफिस के लिए वर्किंग यूनिफॉर्म जारी की गई है। खास बात यह है कि पीएलए के तीनों अंग यानी पीएलए आर्मी, पीएलए एयरफोर्स और पीएलए नेवी सभी के सैनिकों को नई वर्दी दे दी गई है। चीन की सेना के मुताबिक फिलहाल सभी सैनिकों को सर्दियों की वर्दी दे दी गई है। पीएलए की टाइप 21 यूनिफॉर्म जैकेट स्टाइल में है। खास बात यह है कि भारतीय सेना की जो नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म है वो भी जैकेट स्टाइल में है। ऐसी वर्दी में ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई करने में आसानी होती है और मूवमेंट भी तेजी से की जा सकती है। चीनी सेना ने 2 तरह के कैमोफ्लेज पैटर्न की वर्दी जारी की है, एक जंगल एरिया के लिए और एक रेगिस्तान के लिए। इसके अलावा सैनिकों के लिए नई हैट और नए बूट्स भी तैयार किए गए हैं। चीन अपनी सेना के आधुनिकीकरण में कोई कसर बाकी नहीं रखता। सिर से लेकर पैर तक यानी हेलमेट से लेकर बूट तक सारे साजो सामान चीन में बनाए गए हैं। हर चीनी सैनिक को वर्दी समेत 11 व्यक्तिगत साजो सामान के साथ तैयार होना होता है, जिसमें ऑटोमेटिक राइफल, वर्दी और दूसरे उपकरण शामिल होते हैं। वेस्टर्न रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक रिसर्च के मुताबिक 2008 के बाद चीन दुनिया का दूसरा देश हो गया है जो अपनी सेना पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। ये बात साफ है कि भारतीय सेना का मुकाबला चीन की पीएलए आर्मी से है, जो अपनी सेना के आधुनिकीकरण में कोई कसर बाकी नहीं रखता। लिहाजा चीन की तैयारियों को देखते हुए भारतीय सेना ने अपनी रक्षा तैयारियों को न सिर्फ मजबूत किया है बल्कि अति आधुनिक हथियारों से लैस भी किया है। साथ ही सैनिकों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए कॉम्बैट यूनिफॉर्म और उसके साथ इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को बेहतर बनाया जा रहा है। मंजीत सिंह नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रांति और खेल नगरी के नाम से विख्यात मेरठ के लिए रविवार का दिन खास हो गया। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के पहले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। अब क्या है इस यूनिवर्सिटी में खास, जानिए हमारे इस रिपोर्ट में। बटन दब गया और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का दशकों पुराना सपना अब साकार होगा और सफलता की ऊंचाइयों को छू सके और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। युवाओं को खेलों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अपना जौहर दिखाने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मील का पत्थर साबित होने वाला है। इससे युवाओं को खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का मौका मिलेगा। पीएम मोदी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर वेस्ट यूपी का सपना सच कर दिया है। खेल विश्वविद्यालय मेरठ के सरधना शहर के सलावा और कैली गांवों में 700 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी देश में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल संसाधनों को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का कदम पीएम के इसी दृष्टिकोण के तहत उठाया गया है। मेरठ में बनने वाली मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में क्या होगा खास, आइए आपको बताते हैं। 700 करोड़ की लागत से बन रही मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। नई यूनिवर्सिटी एक साथ 1080 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी। एथलेटिक्स जैसे आउटडोर गेम्स के लिए 25 से 30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। कुश्ती, खो खो और कबड्डी जैसे खेलों के लिए 5000 की क्षमता वाला हॉल बनेगा। यूनिवर्सिटी में सिंथेटिक हॉकी मैदान, फुटबॉल मैदान होगा। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, लॉन टेनिस कोर्ट भी होगा। निशानेबाजी और तीरंदाजी के लिए शूटिंग रेंज भी होगा। सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं भी होंगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आधार पर स्नातक की डिग्री दी जाएगी। विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री इन स्पोर्ट्स, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, परास्नातक, एमफिल और पीएचडी आदि कोर्स किए जा सकेंगे। गंगा नहर में रोविंग और राफ्टिंग जैसे जलीय खेलों का प्रशिक्षण भी होगा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि इस खेल यूनिवर्सिटी के बाद कई प्रतिभाओं को मौका मिलने वाला है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और कानपुर मेट्रो जैसी सौगात देकर साधने के बाद पीएम अब पश्चिमी यूपी को साध कर जाट लैंड का खेल बदलने में लगे हैं। पश्चिमी यूपी में इस बार बीजेपी के लिए चुनौती अधिक है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन का गढ़ रहे पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जाटलैंड में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जिस तरह जाटों और मुस्लिम वोटों को लेकर ध्रुवीकरण हुआ था, उसका भी पिछले चुनाव में बीजेपी को फायदा मिला था। वैसे इस बार किसान आंदोलन के नाम पर जाटों और मुसलमानों को एक बार फिर संगठित होने की बात कही जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी यहां बढ़त लेने की कोशिश में जुटी है, तो बीजेपी कानून व्यवस्था और कैराना में पलायन जैसी घटनाओं को याद दिलाकर वोटरों को अपने पक्ष में खींचने की कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ, इस खींचतान में और चुनावी माहौल में वेस्ट यूपी का भला हो गया है और यूपी के टैलेंट को छा जाने का मौका मिला है और खुद यूपी को कहने का मौका मिला है कि अब खेलेगा यूपी, जीतेगा यूपी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात एक ऐसी बच्ची की कर लेते हैं जिसके आर्ट की चर्चा हर तरफ हो रही है। 14 साल की फरीदा मंसूरी, जो कि बस्ती में रहती हैं, जिन्होंने अपने हुनर से हर किसी का दिल जीत लिया। फरीदा की पेंटिंग की चर्चा हर तरफ हो रही है और खूब फरीदा वाहवाहियां भी लूट रही हैं। काफ़ी कम उम्र में फरीदा ने उस मुकाम को हासिल कर लिया है जिसको आज भी कई उम्रदराज लोग तरसते हैं, जहां पहुंचना हर बच्चे का सपना होता है। क्या है फरीदा की पूरी कहानी, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। नवीं क्लास में पढ़ने वाली फरीदा मंसूरी ने अपनी कला से एक नई पहचान बनाई है। फरीदा के दिल में पेंटिंग को लेकर एक जुनून है। वो कुछ अलग करना चाहती है, जिसकी एक झलक आप सबके सामने है। फरीदा ने देश विदेश की कई बड़ी हस्तियों की तस्वीर को अपनी पेंटिंग में बखूबी उकेरा है। साथ ही फरीदा की इस कलाकृति में इतिहास की भी झलक दिखाई देती है। दरअसल फरीदा को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था, जिसके बाद इनके माता पिता ने सपनों को एक नई उड़ान देने में मदद की। सबको इंटरेस्ट होता है, हर एक जो इंसान अलग अलग इंसान को अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। मुझे ड्राइंग में इंटरेस्ट था और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं ड्राइंग से ही आगे बढ़ना चाहूँ और मैं ड्राइंग में ही अपना एक कैरियर बनाऊँ। फरीदा ने अपनी पेंटिंग के हुनर से कई खास मैसेज देने की कोशिश भी की है, चाहे वो बात यातायात नियमों का पालन करने की हो या फिर मतदान की अहमियत को समझाना हो या फिर नारी सशक्तिकरण का मुद्दा हो। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बनाए हैं, जैसे कि नारी सशक्तिकरण हो गया और वोटिंग के लिए हो गया और बहुत सारी चीज़ों पे बनाया है। और मैंने बहुत सारे लोगों को गिफ्ट भी किया है और उन लोगों को खुशी होती है। उनकी फ़ोटो जब मैं देती हूँ तो उनके ऊपर एक मुस्कुराहट होती है और वो हैप्पी रहते हैं। काफी कम उम्र में फरीदा ने कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। नेशनल लेवल पर भी फरीदा पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी हैं और तीसरे नंबर पर रही। फरीदा का मकसद अब कला के इस क्षेत्र में लंबा सफर तय करना है, इसलिए वो अपने हुनर को तराशने के साथ साथ दूसरे बच्चों को भी पेंटिंग के गुर सिखा रही है।
मजहर आजाद, बस्ती, गुड न्यूज टुडे। के लिए हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।